एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इस वीडियो में जीडीपी को आगे डिस्कस करूंगी और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आगे बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँ। तो जीडीपी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के भीतर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब ये वाली चीज़ें जो है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। अब ये है कि अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु क्या होती है, मौद्रिक मूल्य किसे कहते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो अंतिम वस्तु जिसको इंग्लिश में हम फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, अंतिम वस्तु का सीधा सा मतलब ये है कि उसमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब वो सीधे कंज्यूमर के पास जाएगी, यानी कि वो रेडी टू सेल है, वो बाज़ार में बिकने के लिए तैयार है और वो उसको अब उपभोग के पर्पज़ से ही उसको बाय किया जाएगा। तो वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंच जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु। जैसे एक उदाहरण है, आपने बुक एनसीईआरटी के बुक में भी देखा होगा कि एक ब्रेड कंपनी है जो गेहूँ लेती है। गेहूँ लेने के बाद उसका वो आटा बनाती है, आटा बनाने के बाद वो उसको ब्रेड बनाती है और ब्रेड बनाने के बाद फिर वो उसको मार्केट में उतार देती है। तो गेहूँ और आटा जो है वो अंतिम वस्तु नहीं है, अंतिम वस्तु वो ब्रेड है जो कि उपभोक्ता तक पहुँचने के लिए तैयार है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको उत्पादन के कारण भी कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है कि किसी भी वस्तु और सेवाओं को उत्पादन के लिए हमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी, जमीन, श्रम और उद्यमी। इसी को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। फिर आगे आप देखेंगे घरेलू उत्पाद। तो घरेलू उत्पाद तो मैंने बता दिया कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। अब हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वो कंपनी कौन सी है, अब वो कंपनी इंडियन है या वो कंपनी कोई फॉरेनर है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। घरेलू प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वो कहाँ पे बन रहा है, उसका प्रोडक्शन किस जगह पे होगा। अगर उसका प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है तो वो हमारे लिए घरेलू वस्तु है। अगर हमारी ही कंपनी या फॉरेन में जाके प्रोडक्शन कर रही है तो वो घरेलू वस्तु या घरेलू उत्पादन में नहीं आएगी। तो इसलिए घरेलू जो उत्पादन होते हैं यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देश के अंदर, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा हो, तभी उसे हम घरेलू उत्पाद मानेंगे। अब हम जब आगे आते हैं, क्योंकि हमें जीडीपी नहीं निकालना है, हमें जीडीपी से एनएनपी तक जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो विदेशों से प्राप्त हमें शुद्ध आय कैसे मिलता है? तो अभी मैंने बताया कि घरेलू उत्पाद में हम ये नहीं देखते हैं कि वो उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन उसका हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ये नहीं देखते हैं कि कंपनी कहाँ की। लेकिन सपोज़ दैट कि वो कोई विदेशी कंपनी है तो वो हमारे यहाँ पूरा पैसा तो इन्वेस्ट करेगी नहीं, वो अपना प्रॉफिट ले जाके अपने ही देश में लगाएगी, तो उससे हमें पूरा पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में कितने पैसे आए। तो इसके लिए हम जीएनपी निकालते हैं। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भारत के जो लोग हैं वो जितना विदेशों में कमाएं और विदेशी लोग हैं जो कि भारत में कमाएं, उन दोनों को आपस में हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमें एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के आय और विदेशों में निवास करने वाले भारतीयों के आय को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उससे हमको शुद्ध कारक आय मिल जाता है। अब शुद्ध कारक आय मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया है कि शुद्ध कारक आय को कैसे निकालते हैं। घरेलू उत्पाद प्लस माइनस NFIA या फिर NP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद यानी कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम विदेशों में भारतीयों की आय माइनस भारत में विदेशियों की आय, इसको कर देते हैं, तो हमें ये
NFIA मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसी में हमें GDP से जब हम NNP की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ चाहिए होता है, डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो कुछ चीज़ों के वैल्यू जो होते हैं वो धीरे धीरे घटते जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मशीन्स है। मशीन्स का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब हमारी मशीन ख़राब हो जाती है तो हमें उस मशीन के लिए फिर से पैसा लगाना होता है। तो इसी घिसावट को जब हम माइनस करते हैं ना तो इसी घिसावट को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रही हो। अब हम GDP से NNP तक जा रहे हैं। NNP तक हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम NNP जो होता है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। जब हम इसको फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं तो इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो हमें GDP से तो हमें ये पता चलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, परंतु हमें राष्ट्रीय आय चाहिए होता है। इसलिए हम GDP से NNP जाने के लिए मूल्यह्रास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को पहले से एक्सप्लेन किया। अब देखिए, जब GDP में हम मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, NDP। मूल्यह्रास का सीधा मतलब है जो जितनी भी खराबियाँ हैं किसी भी प्रोडक्ट में, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 2 kg आलू लिया, ठीक है। 2 kg आलू का आपने दाम दिया 20 रुपया, लेकिन उस 2 kg आलू में आपके कुछ 500 ग्राम जो आलू थे वो सड़े निकल गए। तो आप पूरा 2 kg आलू का तो उपभोग नहीं कर पाए। आपने वो 500 ग्राम जो आलू आपके थे उसको आपको फेंकना पड़ा। तो वही आपका क्या हो गया, वो मूल्यह्रास हो गया, ऐसे समझिए। तो आपने कितना, 1.5 kg आलू का ही आपने उपभोग किया। उसी तरह GDP है तो हमारी बताती है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो उतना जितना हमारा दिखा रहा है GDP, जितने पैसे GDP के द्वारा हमने कैलकुलेट किए हैं, क्या एक्चुअल में उतने पैसे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब उसमें मूल्यह्रास घटा देते हैं तो उससे हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अब ये नेट हो गया, इसमें अब कोई भी अशुद्धियाँ नहीं रही। और जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को घटा देते हैं तब हमें मिल जाता है NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट है। ये पूरी तरीके से जो पैसा है वो भारत का पैसा है। अब हमें पता चल जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। इसी तरह जब हम GDP मान लीजिए, तो इसका बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है अगर समझ नहीं आए तो जब हम ये हमेशा है कि जब फर्स्ट वाले G को N में बदलना है तो हम मूल्यह्रास घटाएंगे, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, और ये इस D को N में बदलना है, इस D को N में बदलना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को घटाएंगे। G को बदलना है तो हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास, और D को बदलना है तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाएंगे। जैसे देखिए GDP में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा दिए तो हमको क्या मिल दिया, GNP, यानी कि G सेम रहा, D किस में बदल गया, N में बदल गया। और यहाँ जब हम मूल्यह्रास घटा दिए थे तो क्या मिल गया, NDP, यानी कि D और P सेम रहा, N मेरा बदल गया। उसी तरह हम GNP में मूल्यह्रास घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, NNP मिल जाएगा। अब NDP क्या है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। D यानी डोमेस्टिक, N यानी नेशनल, बीच वाला N मतलब नेशनल और फर्स्ट वाला N मतलब नेट। NNP क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GNP मेरा क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं, GNP, GDP, NDP एंड NNP। NNP को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बताया था। अब अभी रिसेंटली क्योंकि GDP से हर इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है, जिसकी GDP जितनी बड़ी उस देश की इकोनॉमी उतनी बड़ी, परंतु कभी कभी क्या हो रहा है कि हम इस विकास की भागदौड़ में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए बहुत दिन के बाद एक कॉन्सेप्ट लाया गया हरित GDP, यानी कि ग्रीन GDP। ग्रीन GDP बेसिकली क्या होता है, ग्रीन GDP होता है कि
आर्थिक विकास के क्रम में जितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम जीडीपी में माइनस करके निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी देश में खनन हुआ, उससे उनको 10 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जंगल काटे, प्रदूषण किया, जिससे उनको 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो हमारा जीडीपी 10,000 करोड़ नहीं होगा, हमारा जीडीपी 8,000 करोड़ ही होगा, क्योंकि हमने 2000 का नुकसान भी कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम पर्यावरण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी 25 में छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना जिसने हरित जीडीपी की गणना की, पहली बार गणना की। अब एक छोटी टॉपिक्स है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि जीडीपी को काउंट कौन करता है। सबसे बड़ी बात है, काउंट कैसे करते हैं पता चल गया, लेकिन काउंट कौन करता है। तो सीएसओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस भी कहते हैं, या कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये 2 मई 1951 से काम कर रहा है, और ये मुख्य रूप से जो डाटा संबंधी जितनी चीज़ें थी ये कलेक्ट करता था। उसी तरह एनएसएसओ होती है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो सामाजिक आर्थिक रिलेटेड जो डाटा होती है वो एकत्र करती है। परंतु इसको क्या किया गया, 23 मई 2019 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इसका नाम एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का नाम दे दिया गया, और तब से एनएसओ काम कर रहा है। थैंक यू।